इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मसूरी में बारिश भूस्खलन के बाद राहत कार्य तेज 24 घंटे में बहाल किए गए। बंद मार्ग अब गड्ढा मुक्त होंगी शहर की सड़कें। मानसून बाद होगा सड़कों का स्थायी पुनर्निर्माण। रामनगर में एसआईआर अभियान का दूसरा चरण तेज। 35,000 मतदाताओं को जारी हुए नोटिस। 3 अगस्त से शुरू होगी बूथवार सुनवाई। इंसान के संतुलन पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे पर कॉर्बेट की बड़ी उपलब्धि। बाघ संरक्षण में भारत बना दुनिया की मिसाल। कॉर्बेट में 300 से ज्यादा बाघों की रही मौजूदगी। यूपीसीएल रोशनाबाद में स्क्रैप तार को लेकर विवाद। स्क्रैप हेराफेरी के लगे आरोप। जांच का इंतजार। वीडियोग्राफी के बाद वाहन मौके से हटाने का किया दावा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी बारिश व भूस्खलन के बाद जिला प्रशासन ने राहत और मरम्मत कार्यों में तेजी ला दी है। बंद सड़कों को 24 घंटे के भीतर खोल दिया गया, जबकि प्रशासन का फोकस गड्ढा मुक्त सड़कों और मलबा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई पर है। बारिश के दौरान अस्थायी मरम्मत होगी, जबकि मानसून के बाद स्थायी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। वहीं सड़क किनारे मलबा फेंकने वालों पर पहचान कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं और जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जैसे ही नुकसान हुआ था, जैसे कल भी कुछ भूस्खलन की घटनाएं हुई, लेकिन तुरंत कार्रवाई जो है पीडब्ल्यूडी की टीम के द्वारा करके रोड को दुरुस्त कर दिया गया। और हमारी रोड कल भी पूरे दिन और रात जो है वो लगभग खुली हुई थी, और आज भी हमारी सारी जो संपर्क मार्ग है मसूरी की सारी चालू है। इवन किमाड़ी वाली जो मार्ग है उस पर भी कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन उसको भी तत्काल दुरुस्त कर दिया गया था और उस पर भी ट्रैफिक अभी चल रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं कहा गया है कि ये बिल्कुल ही अनसेफ है। उसको जियोलॉजिकल टीम जो शासन स्तर पे देख रही है। फिलहाल अभी हमारी सभी संपर्क मार्ग खुली हुई है और सावधानी के तौर पे लोग आराम से आ जा सकते हैं। बिल्कुल, इस पे भी कार्रवाई रही। जैसे ये 2 डिपार्टमेंटों के बीच में आपसी समन्वय के जो मिसकम्युनिकेशन है उसका एक रिजल्ट है, तो हम दोनों डिपार्टमेंटों को साथ बिठा करके इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ताकि इससे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और जो ठेकेदार संबंधित है उन पे भी कोई एक्शन? बिल्कुल, उसके जो संबंधित ठेकेदार जिसने ये गलती की होगी, जो कि मलबा डालने के लिए जो स्थान है वो निर्धारित होता है, कोई कहीं भी मलबा नहीं डाल सकता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो की जाएगी। देखिए, इसमें जो नगर पालिका में पूर्व में एक अपनी टीम रहती थी, जिसमें हमारे 2-3 कर्मचारी रहते थे, निर्माण सामग्री रहती थी और उसके साथ में जो है एक वाहन रहता था। उसको ये जो व्यवस्था है विगत कई सालों से व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई थी। कल इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा जो है निर्माण अनुभाग की बैठक ली गई थी और उसमें यही निर्णय लिया गया था कि पूर्व व्यवस्था के अनुसार जो है नगर पालिका स्वयं अपने माध्यम से, क्योंकि जो बहुत छोटे गड्ढे होते हैं उनको एक साथ क्लब करके जो है निविदा आमंत्रित की जाती थी, जिस कारण से जो है उनको भरने में देरी होती थी और लोगों को, जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता था। तो इसी के लिए हम जो है अपने ही कर्मचारियों के माध्यम से जहां जहां पर बारिश में या अदरवाइज भी जो गड्ढे हो जाते हैं उनको भरने के लिए नगर पालिका अपने कर्मचारियों के माध्यम से आने वाले दिनों में कार्य करेगी। इसमें हमारे जो अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के घर पर ही मलबा आ गया था और उस कारण से उनको वहां से शिफ्ट भी कराना पड़ गया था, तब ये चीज उजागर हुई थी और उस टाइम पे हमारे द्वारा जो है जो संबंधित व्यक्ति थे उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों द्वारा जो है नाले के अपस्ट्रीम में जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है और वेस्ट को डंप किया जा रहा है। उन दोनों व्यक्तियों को जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक उनका कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और जैसे ही समय अवधि, जो निर्धारित समय अवधि 7 दिन की थी, वो समाप्त होती है तो जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो इन सब व्यक्तियों के विरुद्ध की जाएगी। देखिए, सड़कों के हाल तो खैर बदहाल है ही हैं,
क्योंकि हमारे यहाँ जो NH की रोड है, PWD की रोड है, अभी हाल में ही कुछ रोड बनी थी, परंतु वो हमने उस समय भी ये मुद्दा उठाया था कि उसकी जो गुणवत्ता सही नहीं थी, परंतु उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उसमें आपने देख ही लिया 6 महीने बाद जो मोतीलाल नेहरू मार्ग था उसमें तो कैसे नालियां बन गई थी, और अब वर्षा के कारण उसमें आप देख लीजिए उसकी क्या हालत है, सवाई होटल से लेकर गांधी चौक तक उसकी क्या दुर्दशा है। और इधर भी आप देख लीजिए जो लाइब्रेरी से किंगरेट को नीचे रोड जा रही है, उस पे भी आप देखिए किस प्रकार से जो बीच में से नालियां बन गई हैं, तो वो उसकी गुणवत्ता को दर्शाती है। किंगरेट से लेकर और पिक्चर पैलेस तक का भी आप मार्ग देख लीजिए, उसमें भी कितने गड्ढे पड़े हुए हैं। तो ये PWD की गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है। दूसरी ओर मलबा है, जो मलबे की बात है, मलबा लोग काम करते हैं और वो नीचे पहाड़ से नीचे मलबा फेंक देते हैं, क्योंकि कहीं डंपिंग जोन जो है हमारे शहर में है भी नहीं। और ये मुद्दा हर बार आता है और हर बार ये मुद्दा जो है यहीं पर भाषणबाजी में ही रह जाता है, और अगर कहीं डंपिंग जोन हो तो लोग जाकर वहां पर मलबा फेंके, परंतु नगर पालिका द्वारा भी यही बता दिया जाता है कि जी हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, परंतु किया कुछ नहीं जा रहा उसमें। क्योंकि अगर मान लो कहीं काम चल रहा है तो ये हमारे जो नगर पालिका के वर्क एजेंट है इनको वहां जाना चाहिए और उनको एक लेटर देना चाहिए कि जी आपका जो यहाँ मलबा होगा वो मलबा आप खुद यहाँ से फेंकेंगे, नहीं तो आपका चालान किया जाएगा। परंतु ऐसा किसी को कोई डर नहीं है, लोग काम करते हैं और मलबा पहाड़ से नीचे फेंक जाते हैं। ये तो चलो प्राइवेट लोगों की बात हुई, आप सरकारी भी देख लीजिए, जो मलबा आज हटाया जा रहा है तो क्या वो कहीं गाड़ियों में भर के कहीं फेंका जा रहा है? आपने देखा है कहीं कहीं पिकअप है कोई जो ले जा रही है उस मलबे को? अभी अभी एक वीडियो वायरल हुई है जो किमाड़ी रोड पे मलबा फेंका जा रहा है, वो भी जेसीबी सड़क पहाड़ से नीचे फेंक रही है, तो मलबा कहाँ जाएगा? वो घूम फिर के वहीं जाएगा, वो नीचे सड़कों पे आएगा और किसी के घर में घुसेगा। तो सरकार भी ऐसे कर रही है और जो प्राइवेट लोग हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का दूसरा चरण तेज हो गया है। करीब 35,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए और 3 अगस्त से बूथवार सुनवाई शुरू होगी। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान के मुताबिक करीब 35,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें 4,000 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी, जबकि 31,000 मामलों में रिकॉर्ड में त्रुटियां मिली हैं। जिन मतदाताओं को नोटिस नहीं मिल पाएगा, जो तय तारीख पर उपस्थित नहीं हो सकेंगे, उनके लिए अतिरिक्त सुनवाई की व्यवस्था भी की जाएगी। देखिए, अगर मैं रामनगर की बात करूं तो रामनगर में जो अनमैप्ड हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, और जो एनामोलीज हैं, जो विसंगतियाँ हैं, जिनके नाम में या एज में या किसी भी तरह की अगर कोई त्रुटि वगैरह हुई है, तो उसको लेके अगर हम टोटल की बात करूं तो 4,000 के आसपास हमारे पास अनमैप्ड वाले हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी, और 31,000 के आसपास हमारा डिस्क्रिपेंसी वाले हैं जो विसंगतियाँ हैं। तो टोटल 35,000 के आसपास नोटिस हमारे जनरेट हुए हैं। हमने जितने भी नोटिस हैं सभी नोटिस हमने BLO को रिसीव करवा दिए हैं, और जो रिसीविंग की जो प्रक्रिया है, हमने चूँकि हमारी जो पहली हियरिंग है 3 अगस्त से होनी है, तो 3 अगस्त वाले जो नोटिस है वो हमने 27 तारीख को संबंधित BLO को तामील या उनको रिसीव करवा दिए थे, और उसी दिन से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। उसी दिन से उन्होंने तामील करवाने भी शुरू कर दी है। इसके अलावा हमने जो सुनवाई की जो तिथियां हैं वो 3 अगस्त से लेके हमारा 24 अगस्त तक हमने तिथि तय कर रखी है, और जो इस बीच जो छुट्टियां होगी उस दिन सुनवाई नहीं होगी। और इसके अलावा अगर 24 तारीख को भी कुछ अगर ऐसे लोग जिनको तामील नहीं हो पाते हैं नोटिस, या जो अवशेष बचते हैं, तो उनको भी हम अलग से 1-2 डेटें और लगाएंगे, क्योंकि हमारी चूँकि मेरी मंशा भी यही है और इलेक्शन कमीशन के भी डायरेक्शन ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसकी सुनवाई ना हो सके। तो अगर जिसको तामील नहीं होता है तो, और या जो वापस आपका उसमें हियरिंग में नहीं उपस्थित हो सकता है, तो उसको भी हम 1 डेट और देंगे ताकि उसकी भी सुनवाई हो सके। सुनवाई के लिए हमने 9 AERO बना रखे हैं, और प्रत्येक दिन 9 बूथों पे हमारी सुनवाई होगी। जितने भी आपका हियरिंग होगी वो सारी हियरिंग हमने बूथ वाइज बना रखी है, और बूथ वाइज हमने क्लस्टर भी बना रखा है और शेड्यूल भी बना रखा है, तो उसी के हिसाब से हम सुनवाई करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे सेक्टर ऑफिसर हैं, सेक्टर ऑफिसर भी इसमें हमारी मदद करेंगे, और जो भी डायरेक्शन हमको इलेक्शन कमीशन से या जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे उसका अनुपालन हम इसमें करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे पर बात देश की उस कामयाबी की जिसने भारत को दुनिया में बाघ संरक्षण का मजबूत मॉडल बनाया है। उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आज सबसे अधिक टाइगर डेंसिटी वाले क्षेत्रों में शामिल है। बढ़ती बाघों की संख्या ने पर्यटन और रोजगार को नई पहचान दी है, लेकिन इसके साथ मानव वन जीव संघर्ष जैसी चुनौतियां भी बढ़ी है। साल 1973 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर का असर आज साफ दिखाई देता है। भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 तक पहुंच चुकी है। इस सफलता में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अहम भूमिका रही है। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार कॉर्बेट में 260 से अधिक, जबकि पूरे कॉर्बेट लैंडस्केप में 300 से ज्यादा बाघ मौजूद है। कॉर्बेट की सफलता यह संदेश देती है कि बाघों का संरक्षण तभी सफल होगा जब जंगल, वन्यजीव और इंसान के बीच संतुलन बनाए रखे जाए। 29 जुलाई को हर साल हम ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। ये एक दिन ऐसा है जिस दिन जो भी बाघ संरक्षण में हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, देश के द्वारा, राज्य के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, उसके बारे में एक स्टॉक टेकिंग टाइप की हो जाती है। साथ में पब्लिक में भी इसका अवेयरनेस फैलाने का एक बहुत अच्छा माध्यम इस दिन को मिलता है। इस दिन हम ये भी देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमने कार्रवाई की है वो कितनी प्रभावी है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम ग्लोबल टाइगर डे का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो आज भारत में लगभग 70% जो वाइल्ड टाइगर्स की जो जनसंख्या है वो भारत में है। भारत में भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में एक अलग ही स्थान रखता है। ये पहला टाइगर रिजर्व है, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ये पहला नेशनल पार्क है जिसने इस साल 90 साल भी पूरे किए हैं। यहाँ पर टाइगर्स की सबसे ज़्यादा नंबर है, हमारे पास 260 से 270 टाइगर पार्क के अंदर पाए जाते हैं और उसके जो आसपास वाले क्षेत्र हैं उनमें भी बहुत सारे टाइगर पाए जाते हैं। और ये जो घनत्व है टाइगर का वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। अगर इस ड्यूरेशन में बात करूँ तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आए हैं, जैसे कि पर्यटन में बहुत अच्छा एक बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण बहुत सारे रिजॉर्ट्स यहाँ पर नए खुले हैं। जो हमारे लोकल ग्रामीण हैं जो कि एज ए नेचुरलिस्ट या बाकी जो कार्य कर रहे हैं, उनको रोज़गार भी यहाँ पर घर बैठे ही मिला है और बहुत अच्छी रेवेन्यू जो है वो पूरा क्षेत्र जनरेट करता है, पूरे स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए। तो ये इसके बेनिफिट हैं, पर कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे ज़्यादा पर्यटन बढ़ने से जो हमारा इको टूरिज़्म की जो परिभाषा है, सस्टेनेबल टूरिज़्म की परिभाषा है, उसको हमको दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। कूड़ा प्रबंधन जो है वो बहुत बड़ी समस्या के रूप में पूरे क्षेत्र में बढ़ा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें भी इस क्षेत्र में हमको नए चैलेंजेस दिए हैं। हमारे द्वारा लगातार इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का, इन सब चीज़ों को मिटिगेट करने के हमारे प्रयास किए जाते रहे हैं। आज का दिन जो ग्लोबल टाइगर डे का दिन है वो एक बहुत अच्छा एक हमको अवसर देता है कि हम जो पुरानी गतिविधियां हैं उनको देखें, आगे के चैलेंजेस जो हमारे पास आ रहे हैं उनको देखें, हमारे द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है उसको स्ट्रेटेजाइज करें, यानी कि स्ट्रैटेजी बनाएं हम, उसके बाद ही हम उसमें आगे बढ़ें। इसलिए दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हरिद्वार के रोशनाबाद से यूपीसीएल कार्यालय में स्क्रैप तार की कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि स्क्रैप तार को यूपीसीएल स्टोर में जमा कराने के बजाय दूसरी जगह उतारा जा रहा था। मामले की सूचना मिलने के बाद स्क्रैप से भरा वाहन मौके से चला गया। दरअसल आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यूपीसीएल स्टोर में जमा होने की वाला स्क्रैप तार स्टोर से कुछ दूरी तक कथित रूप से दूसरी जगह उतारा जा रहा था। दावा है कि जब पत्रकार ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी की, इसकी जानकारी यूपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों को दी तो स्क्रैप से भरा छोटा मालवाहक वाहन मौके से चला गया। आरोप है कि मामला की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश की। फिलहाल यूपीसीएल की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रक्रिया या जांच का निष्कर्ष सामने नहीं आया है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में कथित अवैध शराब, गांजा, स्मैक, जुआ और सट्टे के कारोबार को लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी के हरिद्वार महासचिव नितिन खुराना ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध कारोबार को संरक्षण मिल रहा था। वहीं आबकारी विभाग ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हरिद्वार महासचिव नितिन खुराना ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि सिडकुल थाना क्षेत्र में अवैध शराब और अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिजलवान ने कहा कि विभाग को जहां भी अवैध शराब की सूचना मिलेगी वहां जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दे रखा है इनको, प्रशासन यहाँ पर काम बढ़ाने की, वो घटाने की जहाँ बढ़वाता है, आज एक ने बंद करवा और दूसरा तैयार रहे। तो यहाँ राजा बिस्कुट के पास एक देसी का शराब का ठेका है और मम्मा नाम का कोई गुज्जर है, उसका नाम है मम्मा। और यहाँ पर रावली महदूद के अंदर कम से कम 25-30 टीए हो रहे हैं, 100-150 पेटी डेली रावली महदूद के अंदर आती है और उसकी व्यापार किया जा रहा है। हाँ, नाम
पता है जी। एक अरुण है, एक मोनू है, अर्जुन है, और इधर सट्टे वाले हैं मोनीपाल, नन्नू है, शुभम हरा। कई लोग हैं जो सट्टे का कारोबार भी चला रहे हैं, नशे का कारोबार चला रहे हैं यहाँ खुलेआम। इसमें भी बिकते हैं धर्म कांटे से नीचे। सचिन नाम है उसका, बाबू का लड़का है, उसका नाम मोनू है। मोनू धर्म कांटे में खुलेआम गांजा बिकवाता है। इसमें एक बिक रही है वहीं पर, जो उस पर आवाज़ उठाता है प्रशासन उसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा के मुकदमा ठेक देते हैं। कई बार हमने शिकायत भी करी है सिडकुल थाने में, तो पकड़वाए, पैसे लेते हैं उनसे, फिर उन्हें छोड़कर दूसरा जो आदमी पकड़वाता है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाते हैं। यहाँ पर प्रशासन पैसे दे देकर अपना ट्रांसफर करवा कर रखा है, तो पूरा दिक्कत होती है जब हम उनके पेट पर लात मारते हैं प्रशासन के। तो मैंने कई पेरी सिडकुल थाने में भंडारी जी रहते जब उनके टाइम में मैंने कई पेरी इसमें को लड़कों को पकड़वाया। एक मुकदमा मेरे भी खिलाफ ठोक रखा है इन्होंने, दोबारा में मुझे शिकार बनाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये नशे से छुटकारा पाए, देश बचाओ नशा भगाओ। महासचिव नितिन खुराना जी, वो सर एक आरोप भी लगा रहे हैं, आपको थोड़े टाइम पहले भी वीडियो भी दिखाई है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 150 पेटियाँ रावली महदूद गांव के अंदर प्रतिदिन की आ रही हैं। तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहेगा? नहीं, दुकान में तो शराब गोदाम से जाती है, दुकान में तो शराब आती है, लेकिन जो उनका कहना है कि 150 कहाँ आ रही है उसका संज्ञान लिया जाएगा। ऐसे भी कोई अगर सूचना है तो उसके हमें बताएं, उसमें कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जो रात को सर जो ठेका होता है जब बंद हो जाता है सर ठेका, तो सर उसके अंदर कर्मचारी रह सकते हैं, नहीं रह सकते? नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से जो ठेका वाला अपने कर्मचारी रख सकता है। अच्छा, रख सकते हैं। तो सर ठेका खुलने का और बंद होने का समय क्या है? 9 बजे से 11 बजे तक। 9 बजे से 11 बजे से। और सर कोई ठेके अगर 4 बजे खुलते हैं और नहीं, अगर आप हमें बताएं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अगर समय से पहले खुलते हैं, समय के बाद खुलते हैं, अगर पाया जाए उनमें कार्रवाई की जाएगी। तो सर कार्रवाई क्या होगी इन पे? उन तो जुर्माना होगा, जो समझ जुर्माना। क्या सर दुकान को निरस्त करने का भी मतलब, अगर कोई रेगुलर डिफॉल्टर है तो दुकान कितने टाइम में निरस्त होगी? उसके लिए देखा हुआ किस तरह डिफॉल्टर किस तरह का है, तब जाके उसमें कार्रवाई की जाएगी। और सर जो ठेके के बाहर से जो शराब बिकती हैं, घर घर शराब बिक रही हैं, जैसे रावली महदूद हो गया, नवोदय नगर हो गया, रोशनाबाद हो गया, और भी मतलब अन्य क्षेत्र हैं जौलापुर के जहाँ पे सर शराब बिक रही है घर घर, वहाँ पे सर जब आपकी टीम जाती है, पकड़ती है, वहाँ पे जो बैच नंबर होता है शराब के ऊपर, उस ठेके के विरुद्ध सर आप कार्रवाई करते हैं, नहीं करते? जो इतनी बल्क क्वांटिटी में शराब आ कैसे रही है? नहीं, एक पेटी शराब आदमी ले जा सकता है और दो सकता, अगर उसमें कोई ज़्यादा मिलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ठीक है। और भी हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में संचालित एक आंचल डेयरी पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि दूध की बिक्री के साथ बीड़ी, सिगरेट और गुटखा भी बेचा जा रहा है। वहीं डेयरी संचालक ने ऑडियो कॉल में आर्थिक मजबूरी का हवाला देते हुए 5,000 रुपए की राशि देने का भी दावा किया है। आरोप है कि डेयरी पर दूध और दुग्ध उत्पादों के साथ बीड़ी, सिगरेट और गुटखा जैसी तंबाकू सामग्री भी बेची जा रही है। स्थानीय स्तर पर इसे नियमों के वितरित किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि संचालक द्वारा बताए गए 5,000 रुपए किसे और किस मद में दिए जाने का दावा किया जा रहा है। साथ ही क्या संबंधित विभाग इन आरोपों को कथित ऑडियो की जांच कर नियम के अनुसार कार्रवाई करेगा। फिलहाल मामले में संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया। उत्तराखंड में हरेला महोत्सव के तहत हरियाली बढ़ाने का अभियान लगातार जारी है, जहां रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज में वन विभाग और सामाजिक संगठनों ने मिलकर पौधारोपण किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील भी की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। सभी प्रतिभागियों ने पौधे के संरक्षण का भी संकल्प लिया। वन विभाग स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से लगातार वृक्षारोपण अभियान चला रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जा सके। कोसी रेंज के साथ साथ बात करें रामनगर वन प्रभाग में टोटल हमारे द्वारा लगभग 10,000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। कोसी रेंज के द्वारा कुल लगभग 6,000 पौधों का हरेला के अब तक प्लांटेशन किया गया है। विभिन्न संस्थानों जैसे विद्यालय, कोर्ट परिसर, स्कूल, ब्लॉक, वहाँ पर भी हमारे द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। विभिन्न प्रजातियों की पौधों का रोपण किया गया है। साथ ही वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश हमारी टीम के द्वारा दिया गया है।
प्रयागराज में अपर आयुक्त जयजीत कौर की तहरीर पर भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता पवन विश्वकर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जहां अपर आयुक्त ने सरकारी कार्य में बाधा, नारेबाजी और धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं पवन विश्वकर्मा ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे शिकायत का बदला लेने का कार्रवाई बताया है। उनका दावा है कि वे स्टेनो पर कथित रिश्वतखोरी की अपनी शिकायत के संबंध में अपर आयुक्त से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कार्यालय से बाहर भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा। मामला है कि इनके स्टोनों द्वारा एक सीसीटीवी फुटेज हमारे मित्र के पास था, जिसमें इनके स्टोनों ने 9 तारीख को पैसा लिया और 9 तारीख को जयजीत कौर ने उस मुकदमे में गलत फैसला दे दिया। निगरानी का मुकदमा था। उसी विषय में मैं अकेले एक दिन चला गया। मैंने कहा, दीदी आपके स्टोनों द्वारा पैसा लिया गया, उसी दिन आपने इस मुकदमे में आपने फैसला कर दिया। बिना सोचे समझे जयजीत कौर ने बेइज्जत करके ऑफिस से बाहर निकाल दिया और मैं इसकी शिकायत फिर मैं जाके सुमय मैम से किया, तो उन्होंने भी कहा कि निकलो बाहर, और मोबाइल जमा करा के बाहर निकलवा दिया। फिर मैं चला गया, बाहर निकल के मैंने तुरंत ट्वीट कर दिया एक्स पे। तो ये 17 तारीख की घटना शायद हमारी समझ से है, तो मैंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट के बाद 27 को पता चला कि हमारे खिलाफ इन्होंने FIR करा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने 10-12 साथियों के साथ वहाँ पे नारेबाजी की और उनके साथ कुछ बातचीत। तो वो तो ऑफिस में पता कर लें कि CCTV लगा है कि मैं 10-12 गया था, मैं अकेले गया था, बाल बच्चेदार हैं, हलफ उठा के बोल दें कि कौन क्या किया है, मैं तो अकेले गया था। उन्होंने जिस तरीके से FIR में जिक्र किया है कि आपने उनके यहाँ जाके सरकारी कार्य में बाधा डाला, कोई बाधा नहीं डाला है, बदतमीजी इन्होंने किया। इनके ऑफिस के जितने लोग थे, मैं ऑफिस में अकेले गया था, 4-5 इनके स्टार स्टोनों थे, सारे लोगों ने बदतमीजी किया था। ये मुकदमा इसलिए लिखाया गया है कि मैं इसके पहले मैंने इनके खिलाफ जांच बैठवा दिया है, चिप लगा के, और लिखित मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को राजस्व परिषद में मैंने दे दिया है। जांच हो रही है, इसकी वजह से उन्होंने अपने बचने के लिए इन्होंने FIR कराया है। और हमारे घर पे हमारा घर तालाब पे है, मैं भूमिहीन आदमी हूँ, और एक्शन में आके कल पता चला है कि वहाँ भी जाके टीम द्वारा नाप जोख करा रही हैं। आपके पास कोई भूमि नहीं? मेरे पास एक इंच भूमि नहीं है, पूरा दुनिया जानता है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, पूर्व में स्टे भी हमारे पिताजी ने करवाया था, वो भी कागज हमारे पास है। हमारे पास एक धूर जमीन नहीं है। तो जिस तरीके से इन्होंने आपके ऊपर FIR दर्ज कराया है और आपके ऊपर ये जो जांच कराई है, इसको लेके आप शासन प्रशासन से क्या? शासन पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा मुझे। सरकार पर पूरा भरोसा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ जांच हो रही, जांच में इनके कर्मचारी जेल जाएंगे, इनके खिलाफ भी मुकदमा होगा। जांच में फंसेंगे ना, पैसा तो ही ले रहे हैं, हम थोड़ी ले रहे हैं। मेरा कौन सा कसूर? मैंने कोई बदतमीजी भी नहीं किया है। इनके ऑफिस में CCTV कैमरे लगे हैं, और कितनी बार गया हूँ, मैं किसको गाली दिया हूँ, किसको धमकी दिया हूँ, तो दिखेगा ही जांच में, तो साक्ष्य जो है सामने आएगा। आपका परिचय? मैं पवन विश्वकर्मा, सदस्य भारतीय जनता पार्टी, हंडिया प्रयागराज। बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र में 10 साल पुराने प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत हो गया है, जहां शादी को लेकर हुए विवाद में युवक की कथित तौर पर प्रेमिका के भाई ने हत्या कर दी। बता दें, गुमशुदगी दर्ज होने के अगले ही दिन आरोपी थाने पहुंचा और पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया। पुलिस के अनुसार नफीस और आरोपी की बहन के बीच करीब 10 वर्षों से प्रेम प्रसंग थे। युवती का रिश्ता कहीं और तय होने के बाद शादी को लेकर विवाद हुआ, जिसके दौरान कथित रूप से धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र सियोहारा के ग्राम चक महदूद सानी से एक व्यक्ति के गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना को तत्काल दर्ज करते हुए स्थानीय पुलिस के द्वारा सर्विलांस टीम से समन्वय स्थापित कर तलाश जारी की गई तथा परिजनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया। जब लड़की पक्ष से गहराई से पूछताछ की गई तो लड़की के भाई के द्वारा बताया गया कि गुमशुदा व्यक्ति का उसकी बहन के साथ विगत 10 वर्षों से प्रेम संबंध था तथा गुमशुदा व्यक्ति के द्वारा बार बार विवाह के लिए दबाव डाला जा रहा था। कल दिनांक 28 जुलाई को सुबह 7 बजे वह घर पर आया तथा विवाह के लिए दबाव डालने लगा। ऐसी स्थिति में कहा सुनी हुई तथा लड़की के भाई द्वारा उसे धारदार हथियार से मौके पर मारकर उसकी हत्या कर दी गई तथा शव को कार में रखकर ले जाके पास के जनपद मुरादाबाद के कांठ में उसकी बॉडी को फेंक दिया गया।
अभियुक्त की निशानदेही पर डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है तथा परिवारीजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा शेष अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सारून। क्या मामला है आज ये थाने में आया आप? हम ये थाने में आए कल से 6 बजे से लापता था हमारा साथ। अच्छा, क्या नाम था उनका? नफीस अहमद। अच्छा, रोज़ डेली उसका नियम था जैन की पटरी पर घूमना। अच्छा, हाँ, लड़की से कॉन्टेक्ट था उसके थोड़े। अच्छा, लड़की कहाँ की थी वो? लड़की जो मोहल्ले का नाम तो नहीं मालूम मुझे, सिवारे की रहने वाली है। अच्छा, और ये 8-10 साल से बॉडी मिल गई है? बॉडी मिल गई। कहाँ मिली है बॉडी? जिनने कत्ल करा उन्होंने कबूल कर ली, गली सलेमपुर में। अच्छा, घटना करके वहाँ भेज दी बॉडी? वहाँ भी। तो पीएम हो गया उनका? हाँ। तब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं? बस उसका जो है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब अगले बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।